हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान एंड विज्ञान पे। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का, जो कि हमारा क्या, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम पूरी अच्छे तरीके से ये क्लास जो भी हमारे 10th के सिलेबस में रखी गई हैं, उन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। ये क्लास थोड़ी सी दो पार्ट्स में होगी, जो कि पहले पार्ट में हम आधे सेक्शन को कवर करेंगे और सेकेंड पार्ट्स में हम पूरे आधे सेक्शन को, बचे हुए पार्ट्स को हम इलेक्ट्रिसिटी के कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा, जो भी हम इस साल बोर्ड के एग्जाम में 10th के अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर जो कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर 3 है, उसका नाम विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जल्दी से हेडिंग लिखिए, फिर हम एक एक चीज पढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, जिसका नाम है वैद्युत आवेश या आवेश, यूं ही कहिए। क्या नाम है? आवेश। ठीक है, जिसको हम कहते हैं चार्ज। ठीक है, देखिए आवेश होता क्या है। ठीक है, आवेश होता क्या है। ठीक है, तो देखिए आवेश का मतलब क्या है कि आवेश एक तरह का बिहेवियर है। किसी भी पदार्थ का आवेश क्या होता है, एक तरह का बिहेवियर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिन में जब भी आप नहा के आते हैं और अपने जब बाल को कंघी करते हैं, तो देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि वो कंघी बालों को क्या करने लगती है, अट्रैक्ट करने लगती है, बालों में चिपकने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे बिहेवियर, आपने बहुत सारी चीजें देखेंगी, या आपने देखा होगा कि उलेन कपड़ों पे आप स्केल को, प्लास्टिक स्केल को रगड़ देते थे और छोटे छोटे टुकड़ों को वो कुछ देर के लिए आकर्षित कर लेता। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीजों को हमें पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो आवेश क्या होता है? तो आवेश एक तरह का किसी भी पदार्थ का एक बिहेवियर होता है, एक गुण होता है। ठीक है, आवेश एक पदार्थ का गुण होता है, एक कोई भी वो सिंपली कहते हैं कि एक तरह का भौतिक गुण होता है। आवेश और कुछ नहीं, किसी भी पदार्थ का एक भौतिक गुण है, जिससे कि वो किसी वस्तु या किसी भी ऐसी चीजों में ले आए जिसकी वजह से वो अपने ऊपर कुछ ऐसा इफेक्ट महसूस करे, फोर्स महसूस करे, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे यूं ही समझिए कि अगर हम, जैसे एक एग्जांपल होता है कि कांच के रॉड को अगर हम क्या करते हैं कि रेशम से रगड़ देते हैं, तो देखते हैं कि वो कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एबोनाइट की रॉड को बिल्ली की खाल से अगर रगड़ दे, तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है किसी चीज को अपने अंदर अट्रैक्ट करने के लिए। मतलब ये हमेशा के लिए नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो होता ही है। ठीक है, तो वही कहने का मतलब आवेश क्या होता है कि कोई भी पदार्थ, हम जानते हैं, अगर हमने केमिस्ट्री में पिछली क्लासेस में पढ़ी है, तो हमने क्या पढ़ा है कि जो भी पदार्थ होते हैं वो बहुत सारे अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो परमाणु होते हैं वो भी अपने सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किसी भी एटम के क्या होते हैं, नाभिक में स्थित होते हैं, यानी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो भी एनर्जी अपने सेल के हिसाब से क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं, रिवॉल्यूट करते रहते हैं। ठीक है, चाहे वो जो भी सेल हो, के एलिमेंट जो भी हो, उसके हिसाब से वो अपना चक्कर लगाते रहते हैं, अपनी अपनी एनर्जी के हिसाब से वो उस ऑर्बिटल में अपना ऑर्बिट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप जानते होंगे। उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो भी प्रोटॉन होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, और किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, इक्वल होती है। इसके साथ ये भी पढ़ा था कि अगर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, एक्चुअली में अलग अलग इंडिविजुअली अगर उसके हम कहा जाए, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन में, किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो उसी को हम क्या देंगे, उसका एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, परमाणु संख्या भी कह सकते हैं, या उसके प्रोटॉनों की संख्या को भी हम परमाणु संख्या कह देते हैं। ठीक है, और साथ में अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के उसको सम कर दिया जाता है तो वो उसका मास नंबर या द्रव्यमान संख्या भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है सेम उतना ही चार्ज होता है, लेकिन क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी में वो गुण में निगेटिव होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है एक्चुअली में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब उस पे ना प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज होता है। ठीक है, ये तमाम सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। तो देखिए आवेश क्या होता है कि आवेश, मैंने कहा कि एक तरह का किसी भी पदार्थ का गुण है। ये गुण कैसे आएगा, तो जब तक हम जानते हैं, हम देख रहे हैं कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी एटम में बराबर है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, अभी उसमें कोई भी आवेश एक तरह का नहीं है। लेकिन अगर हम उसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं, कुछ परिवर्तन करें, चाहे वो हो सकता है कि रगड़ के, या किसी विद्युत के चालन से, ठीक है, या किसी और मेथड से, अगर हम उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, तो जब ऐसा परिवर्तन करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि हो सकता है कि उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कमी हो जाए,
या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता हो जाए। ठीक है, अगर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता होगी, ठीक है, तो वो कैसा होगा, उसमें किसकी संख्या बढ़ रही है, तो हमने अभी कहा कि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, बराबर है। और फिर हमने कहा कि अगर किसी वजह से, किसी भी हमारा छेड़छाड़ से या किसी भी परिवर्तन की वजह से उस एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंक्रीज हो रही है, तो जब इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो उसमें किसकी संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। इस वजह से वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इफिशियंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इफिशियंट होने का मतलब उस पर माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी उसके बिहेवियर हो जाएगा कि निगेटिव बिहेवियर वाला हो जाएगा। ठीक उसी तरह देखिए, अगर कोई पदार्थ है उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। अब निकलेंगे तो फिर हमने पढ़ा था प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू न्यूट्रॉन की सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है और हमने कहा कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और जब निकलेंगे तो वो एटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस हो जाएगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। और जब कमी होगी तो किसकी अधिकता होगी, एक्चुअली में अधिकता तो नहीं होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कम होने की वजह से प्रोटॉन की वैल्यू क्या लगेगी, ग्रेटर लगी, इसलिए वो एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बिहेव का हो जाएगा, मतलब धनावेश हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि आवेश कोई एक प्रॉपर्टी होती है, बिहेवियर होता है, एक गुण होता है, जिसकी वजह से कोई भी पदार्थ धनावेशित महसूस कर सकता है या ऋणावेशित महसूस कर सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, एक तरह का गुण होता है, किसी भी पदार्थ का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, जिसकी वजह से वो या तो धनावेशित हो सकता है, धनावेशित धनावेशित बिहेव करेगा, या ऋणावेशित बिहेव करेगा, ऋणावेश होगा। ठीक है, धनावेश यानी पॉजिटिव और ऋणावेश का मतलब निगेटिव बिहेव करेगा। ठीक है, अब देखिए धनावेशित कब होगा, तो धनावेशित का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो वो हमारा क्या होगा, धनावेशित होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो वो क्या होगा, ऋणावेशित होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी समझ गए कि जो आवेश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। एग्जाम्पल में भी हमने पढ़ा था कि जब भी हम कांच और रेशम को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन किस में चल जाते हैं, रेशम में चले जाते हैं। ठीक है, या यूं कहें कि रेशम से हमारा कांच में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो हमने एग्जांपल में देखा था कि अगर कांच और रेशम को रगड़ते हैं तो क्या होता है कि कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन जो ऊपरी सरफेस पे होते हैं, वो ऊपरी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकला तो वो क्या हो गया, यानी कांच हमारा कैसा बिहेव करने लगता है, धनावेशित बिहेव करने लगता है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा था कि जब भी अगर आपनूस की छड़ को, रॉड को अगर बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो क्या होता है कि हमारा खाल से आपनूस के छड़ में इलेक्ट्रॉन चले आते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वो ऑब्नोस ग्रहण कर लेता है और ऑब्नोस क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, तो ये तमाम तरीके के एग्जांपल पढ़ेंगे और हम और डीपली जब हम 12th में जाएंगे तो हमारे सिलेबस में वो रखा गया है, उसको हम अच्छे बेटर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब आपके एक माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि सर आप बार बार बोल रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन केवल केवल ट्रांसफर या गेन जो भी हो रहा है, लॉस और गेन जो भी हो रहा है हमारा इलेक्ट्रॉनों का ही हो रहा है, क्यों नहीं प्रोटॉनों का हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हम बताए थे कि क्या होते हैं, प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियस से प्रोटॉन को लाना बहुत ही मुश्किल काम है, उसको निकालने के लिए बहुत ही हायर अमाउंट पे एनर्जी निकलेगी, देनी पड़ेगी या निकलेगी, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि किसी भी एटम से प्रोटॉनों को हम निकाल सके, अगर निकालेंगे तो शायद ये उस एरिया का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस में, नाभिक में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक है,
इसलिए इलेक्ट्रॉनों को हम बाहर आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने कहा ये पॉजिटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, दोनों के बीच में हम जानते हैं कि जब भी हमने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक में पढ़ा होगा, क्या चुंबक में पढ़ा होगा कि हमेशा सेम पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, चाहे वो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि अगर अपोजिट चार्ज हो या पोल्स हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब बताइए कि प्रोटॉन हमारा धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित होता है। अब इसकी वजह से दोनों एक दूसरे से बंधे होते हैं किसी फोर्स के द्वारा, तो क्या होता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे कुछ ऐसे हमारे पदार्थ हैं, मेटल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं जिनका साइज बड़ा होता है, जब साइज बढ़ता है तो उनकी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉनों की डिस्टेंस बढ़ती जाती है। बढ़ने का मतलब है कि नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों की दूरी न्यूक्लियस से दूर होगी। अब दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने वाला फोर्स जो हो जाएगा कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटी के हिसाब से, या ये भी हो सकता है कि उस नाभिक का जो आकार है वो छोटा है, मतलब वो परमाणु का जो साइज है वो छोटा है, और वो आसानी से न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तमाम प्रोसेस होती है, और ये सारी डीपली चीजें हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का सारा बेस इसी पे है कि कोई इलेक्ट्रॉन देता है, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, सारी केमिस्ट्री ही यहीं पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बस हमें ये बताना था कि चार्ज एक तरह का क्या होता है, गुण होता है। वो गुण कब उत्पन्न होता है, जब हम उस पदार्थ के परमाणु में या पदार्थ पे हम कोई डिस्टरबेंस करते हैं, कोई परिवर्तन करते हैं, जिसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा उस पदार्थ से तो वो पदार्थ धनावेशित हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा, मतलब एक्सेप्ट हो जाएगा, ग्रहण कर लेगा, तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक चीज और जाननी है, पहले वो समझ लेते हैं कि क्या हमें पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना रहेगा कि क्वांटीकरण, मतलब आवेश का क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, वो चीजें हमें देखनी होगी। तो पहले देख लीजिए, हम अगर आवेश को बात करें तो इसको हम क्या दिखाते हैं, इसको हम प्रदर्शित जो करते हैं आवेश को, हम वो क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से भी दिखाते हैं। ठीक है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से भी दिखाया जाता है। ठीक है, कई कई बुक्स में आपको कैपिटल क्यू या कई बुक्स में स्मॉल क्यू दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक सही है एक गलत है, नहीं, दोनों वैलिड है हमारे लिए, दोनों सही है। अगर आप दोनों में से कोई भी अगर सिंबल आप यूज करते हैं, संकेत यूज करते हैं, तो आपको वो सही रहेगा, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आवेश हो गया। अगर हम बात करें, अगर आवेश के मात्रक की बात करें, अगर हम आवेश के मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम्ब होता है। क्या होता है, कूलाम्ब होता है। ठीक है, कूलाम्ब, जो कि ऐसे, ठीक है, कूलाम्ब होता है। ठीक है, तो ये आवेश का मात्रक है Q। अब देखिए, यहीं से हमें पढ़ना रहेगा कि Q इज इक्वल टू होता क्या। तो अगर हम पहले ये लिख ले, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे यहीं से। Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, Q इज इक्वल टू एन ई, जहां पे E पे जो चार्ज है वो कितना है, वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होता है और प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है। अगर बात कोई पूछ ले गलती से, अगर कोई पूछ ले, इसको याद रखिएगा, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम भी होता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, और प्रोटॉन पॉजिटिव इसलिए यहाँ पे प्लस उत्पन्न होगा। ठीक है, और कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं आती। अगर इलेक्ट्रॉन पूछे तो माइनस में, और प्रोटॉन पूछे तो यहाँ माइनस हटा देंगे, यानी प्लस में वो वैल्यू रहेगी। यानी चार्ज जो होता है, आप चार्ज देख रहे होंगे, वो सेम होगा। ठीक है, तो चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, उन पे चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, आवेश की मात्रा सेम होती है, समान होती है। ठीक है, अब हमें ये देख जो लिखे हमें Q इज इक्वल टू एन ई, यहाँ पे n क्या है, तो नंबर ऑफ आवेश यानी नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज की संख्या, आवेश की संख्या है।
संख्या, और यहाँ ई दिखा रहा है, यही वो ई है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए Q इक्वल टू एन कहना क्या चाहता है, तो Q इक्वल टू एन कहता है कि जैसे आप नॉर्मली समझिए कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो अगर कुछ भी वेजिटेबल्स खरीदना हो या फ्रूट्स खरीदना हो, फल या सब्जी कुछ भी खरीदना हो, या कुछ भी कहीं भी किराना स्टोर पे आप जाते हैं, तो वहां आप क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू बोलते हैं ना कि हमें 100 ग्राम चाहिए, 250 ग्राम चाहिए, ठीक है, उसके अलावा आपको क्या चाहिए, आधा केजी, 1 केजी, ये सभी चीजें आप हमेशा बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे समझते हैं, ठीक है। देखिए, तो हमने कहा कि जैसे आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर फिक्स चीजों में लेते हैं कि 100 ग्राम चाहिए, आधा केजी चाहिए, 1 केजी चाहिए, 2 केजी चाहिए, ऐसा ऐसा आप नहीं कहते हैं कि हमको 190 ग्राम दे दीजिए, 250 ग्राम दे दीजिए, 250 तो हो जाता है, आप कहते हैं 335 ग्राम दे दीजिए, 320 ग्राम दे दीजिए, ऐसा आप कुछ भी नहीं मांगते, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम समझेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, या चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, यानी चार्ज एक आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक है, किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो या किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का गेन हो, वो एक हम कह सकते हैं पूर्णांक में ही होगा। पूर्णांक कहने का मतलब होता है कि 1 2 3 4 के ही हिसाब से होंगे, ठीक है, ये नहीं कि वो भिन्नात्मक संख्या में हो जाए, 1/2, 3/4, 2/5, 5/6, 8/9, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनका केवल और केवल नेचुरल नंबर्स में ही हमारे होंगे, यानी पूर्णांकों की संख्या में ही होंगे, प्राकृतिक संख्या जिसको हम कहते हैं, यानी 1 2 3 के ही फॉर्म में ही होंगे। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो केवल एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएगा तो 2, 3 या 2 या 3 एक आएगा। ऐसा नहीं कि 1/2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 1/2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2/3 इलेक्ट्रॉन चला गया, 4/5 इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आवेश कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि किसी भी पदार्थ में जो आवेश का त्यागना या ग्रहण जो भी होगा, ठीक है, या आवेश का ट्रांसफर जो भी होगा, वो पूर्णांकों के रूप में ही होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, यानी आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, कि आवेश किसी भी पदार्थ में जब भी ट्रांसफर होंगे तो वो पूर्णांकों के रूप में ही होंगे। इस वजह से अगर हम यहां लिख दें n इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 एन की वैल्यू 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हमारा होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसको आराम से फटाक से नोट डाउन करिए, फिर हम मिटाते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं विभव, ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर जाके मेन टॉपिक हमारा आएगा इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे क्या, विभव यानी पोटेंशियल। अब पढ़ते हैं विद्युत विभव या विभव, ठीक है। विभव कहिए या विद्युत विभव कहिए, वो क्या होता है। तो देखिए विद्युत विभव क्या होता है, तो जैसे किसी भी पदार्थ में क्या हो कि अगर हम उसको आवेशित कर रहे हैं, मतलब किसी भी आवेश को, इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो उस आवेश को क्या करेगा कि ग्रहण तो करेगा, लेकिन कुछ ऐसे टाइम आएगा कि वो आवेश को लेना बंद कर देगा, ठीक है। आवेश को लेना बंद कर देगा, मतलब कि अगर अब हम आवेश दे तो वो आवेश को नहीं लेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु है, पदार्थ है, उसको हम आवेश देना शुरू किए तो वो आवेश को ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करते जा रहा है, करते जा रहा है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जब वो आवेश को ग्रहण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी हम आवेश दे रहे हैं वो जिस भी नेचर का,
ठीक है। तो जो उसमें बढ़ रहा है वो भी उसी नेचर का है। अब ये उधर कैसे, ये भी सेम नेचर, ये जो पहुंचा है वो भी सेम नेचर। जब सेम सेम नेचर के हैं तो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जिसकी वजह से अब हम एक्सेस आवेश मतलब एक्स्ट्रा आवेश को हम नहीं दे सकते उस पदार्थ में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, एक एनर्जी देनी पड़ती है जिसकी वजह से उस, यानी यूं कहें, एक एनर्जी देने का मतलब है कि जो भी वो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसके विरुद्ध हमें एक कार्य करना पड़ता है। कार्य ये करना पड़ता है कि हमें उन इलेक्ट्रॉनों को फिर से वहां तक या आवेश को वहां और पहुंचाना है। अब उस आवेश को और अगर वहां पहुंचाना है तो हमें जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, जिसकी वजह से हमें उनको और ज्यादा पहुंचाने के लिए हमें उस प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सन फोर्स के विरुद्ध हमें एक वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में वही जो कार्य होता है वही उसमें एक स्थिर विद्युत के रूप में, ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, विभव नाम दे देते हैं, यानी विद्युत विभव उसी को कहते हैं। तो यानी आप समझे विद्युत विभव होता क्या है, तो विद्युत विभव एक तरह का कार्य है। कार्य क्या है, एक तरह का कार्य है जो किसी भी आवेश को हम एक तरह पे कह सकते हैं कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में करते हैं, ठीक है। एक तरह का कार्य जो किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, ठीक है। अगर देखिए जैसे इसको समझे, देखिए जैसे एक आवेश है, ठीक है, एक चार्ज है, चार्ज है यानी आवेश है, ठीक है, आवेश है, वो कहां पे स्थित है, इनफाइनाइट पे है, ठीक है। उसको इनफाइनाइट से अनंत से इस बिंदु पे लाया जा रहा है, ठीक है, इस बिंदु पे लाया जा रहा है। तो हमने कहा था कि पदार्थ में हम आवेश को लेके जा रहे हैं, एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो आवेश को लेना बंद कर देगा, जिसके बाद हमें उसके, क्यों, क्योंकि ये वहीं जा रहा है, इसका भी प्रकृति सेम होगा, नेचर सेम होगा, और ये जो जा रहा है उसका भी सेम है, जिसकी वजह से एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, प्रतिकर्षित करने लगेंगे, रिपल्सन होने लगेगा, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ये वहां जाए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा हमें फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और हम जानते हैं बल एक तौर पे हम क्या कर रहे हैं कि कार्य करना पड़ेगा, और कार्य इज इक्वल टू होता क्या है, एफ इंटू डी ही होता है। हमने पढ़ा होगा कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी। तो यूं ही कहें कि फोर्स लगाना पड़ता है, और इस चार्ज को, इस आवेश को, ये जो भी हमारा एक तौर पे कह सकते हैं सी है, इस चार्ज यानी कूलम्ब को, चार्ज को यहां से यहां तक हम ले जा रहे हैं, तो एक वर्क करना पड़ा है, ठीक है, एक वर्क करना पड़ा है, इसी को ही हम क्या कहेंगे, विभव कह देते हैं, यानी पोटेंशियल कह देते हैं। तो अब आप समझे होंगे कि किसी भी एक कूलम्ब आवेश को, यानी एक कूलम्ब आवेश को अनंत से कहां तक ले जाने पे, किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी क्या कहने का मतलब है कि एक एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। यानी किस भी बिंदु का, तो जिस बिंदु पे हम ले जा रहे हैं उसी बिंदु को हम उसका क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, ठीक है। अब वो जितना ही ज्यादा होगा उतना ही हमें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। तो आप विभव समझ गए होंगे, किसी भी चार्ज को, किसी भी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, उस बिंदु का ही क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा, ठीक है। यानी अगर हम लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, किसी आवेश को, किसी आवेश को कहां से, आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य उस बिंदु का, उस बिंदु का विभव कहते हैं, या विद्युत विभव कहते हैं, उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं,
विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किसी भी आवेश को कहां से ले जाने पे, अनंत से ले जाने पर किसी बिंदु तक, अनंत से किसी भी बिंदु तक अगर ले जाएंगे उसके विरुद्ध एक कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का जो हमारा विभव होगा वो क्या होगा, विभव, उस बिंदु को ही उस बिंदु का ही विद्युत विभव कहलाएगा। जैसे इसको अनंत से हम कहां ले जा रहे हैं, किसी बिंदु तक लेके जा रहे हैं, तो उस बिंदु का वो विभव कहलाएगा जो हमारा किया गया कार्य होगा। अब देखिए इसको कैसे दिखाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि एक आवेश है, कौन आवेश है, एक आवेश है जो इसका क्या है, Q है। ठीक है, इस आवेश को अनंत से हम कहां ले जा रहे हैं, अनंत से उस बिंदु पे ले जा रहे हैं, तो जो हमारा कार्य होगा अगर वो हमारा क्या हो, W हो, और जो विभव होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, V से। ठीक है, किससे दिखाते हैं, V से। तो जो V होगा वो क्या होगा, W बाई Q, क्या होगा, W बाई Q ही होगा। अगर हम यहां से इस फॉर्मूले से अगर यूनिट निकालना चाहें तो वर्क क्या क्या होता है, जूल, और आवेश का हमने क्या पढ़ा था, कूलाम। ठीक है, कूलाम। तो अब आपको समझ आ गया, तो इसी को हम विभव का क्या कहते हैं, फार्मूला कहते हैं, जूल पर कूलाम। ठीक है, जूल जूल पर कूलाम। इसके अलावा इस विभव का एक और मात्रक होता है जो कि स्टैंडर्ड एसआई मात्रक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा विभव का एसआई मात्रक है और ये नॉर्मल जूल पर कूलाम ये है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी भी आवेश को, यानी जो आवेश है वो कैसा है, एक कूलाम का है। ठीक है, अगर वो आवेश एक कूलाम है और उस एक कूलाम के आवेश को अनंत से उस बिंदु तक ला रहे हैं, ठीक है, उस बिंदु तक ला रहे हैं, और उस बिंदु तक लाने में जो हमारा किया गया कार्य है वो 1 जूल है। ठीक है, क्या है, तो देखिए दोबारा कि अगर किसी आवेश का मान क्या है, एक कूलाम है, यानी एक कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं, किसी अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना है, 1 जूल है। जब 1 जूल है तो उस बिंदु का जो विभव होगा वो कितना होगा, वो 1 वोल्ट का होगा। क्या होगा, 1 वोल्ट का होगा। तो कई बार परिभाषा डिफिनेशन पूछा जाता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया अगर कार्य 1 जूल है, तो उस बिंदु का जो विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। यानी 1 वोल्ट वह विभव है जो किसी एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है। ठीक है, अब आप पूरी तरह से अच्छे से समझ गए होंगे कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू। W का मात्रक जूल यानी वर्क का मात्रक जूल, Q का मात्रक स्टार्टिंग हमने कूलाम पढ़ लिया था, तो जूल अपान कूलाम, और इसी को एसआई यूनिट में क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखा जाता है। तो अगर 1 जूल पर 1 कूलाम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। यानी 1 कूलाम आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है, तो उस बिंदु का जो विभव होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो अगर आपसे कभी भी 1 वोल्ट का पूछा जाए तो आप आसानी से डिफिनीशन लिख लेंगे। इसको भी फटाक से नोट कर लीजिए, फिर अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और एक चीज और यहां नोट कर लीजिएगा, ये जो है ये अदिश राशि है। ठीक है, ये अदिश राशि है। सदिश और अदिश तो आप पढ़े ही होंगे कभी ना कभी। सदिश का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन और परिमाण मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसको सदिश कहते हैं, और जिसमें केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, एक तौर पे कहते हैं मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, परिमाण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ठीक है,
अब देखिए पढ़ना है हमें विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम एक शब्द को ही देखें, इसी शब्द को अगर देखें तो विभव धन अंतर क्या बना है, विभव धन अंतर से मिलके बना है। ठीक है, यानी जहां भी विभव का अंतर दिखेगा उसी बिंदु को, उस बिंदु के बीच का हम क्या कर देंगे, विभवांतर बोल देंगे। ठीक है, विभवों का अंतर जहां भी दिख जाए, जैसे आप यूं ही समझे, एक एग्जांपल देखें कि आपने क्या देखा होगा, आपने ऐसा सेल देखा होगा, ठीक है, जरूर देखा होगा। ठीक है, आपने ऐसा इलेक्ट्रिक वो बैटरी देखी होगी, सेल देखा होगा। ठीक है, तो सेल पे मान लीजिए कहीं लिखा है 2.5 वोल्ट, या सिंपल लिखे पूरे में लिख लेते हैं 2 वोल्ट लिखा है। ठीक है, 2 वोल्ट लिखा है। ठीक है, 2 वोल्ट का मतलब है कि ये हमारा जो होता है ये पॉजिटिव वाला होता है और ये हमारा निगेटिव वाला टर्मिनल होता है। दो कैथोड होते हैं, सॉरी दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसको एक को कैथोड है एक को एनोड कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें आपने देखी होगी। अब देखिए अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, अगर मैं कहूं कि यहाँ जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो V लिखा होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाता है, 2 वोल्ट को दिखाता है। अब देखिए क्या है, तो यानी कहने का मतलब यहां दो टर्मिनल है, तो ये पॉइंट मान लीजिए अगर A है और ये पॉइंट मान लीजिए B है, तो ये A और B के बीच का जो विभवांतर है वो 2 वोल्ट है। इसका कहने का मतलब है अंतर है, यानी हो सकता है कि यहां पे हमारा जो हो वो 2 वोल्ट हो और यहां पे जो विभव हो वो 0 वोल्ट हो सकता है, क्योंकि अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 2 आएगा। ये भी हो सकता है कि ये यहां पे 3 वोल्ट हो, यहां पे 1 वोल्ट हो, तब भी इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, विभवांतर 2 ही आएगा। हो सकता है यहां पे 4 वोल्ट हो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमारा 2 वोल्ट हो, तो हर कंडीशन पे आप देखेंगे कि 2 वोल्ट का विभवांतर आपको दिख रहा है। यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो विभवों का अंतर होगा, विभव का जो अंतर होगा, वही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। समझे? अगर अब इस बैटरी से समझ लिए, यानी हमने समझा कि किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर विभवांतर, विभवों का अगर अंतर हमें दिखेगा, तो उन भी दोनों पॉइंट के बीच के अंतर को ही हम क्या कह देंगे, विभव के अंतर को ही हम विभवांतर कह देंगे। सिंपल परिभाषा समझ लीजिए कि विभव के अंतर को ही, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही हम उसका विभवांतर कहते हैं। ये तो नॉर्मल परिभाषा हुआ, जिसको आपने ऐसे समझा कि अगर किसी बैटरी पे 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल ग्रेटर होगा, निगेटिव टर्मिनल तो लो होगा। अब उनके बीच का जो भी विभवांतर होगा, आप मान सकते हैं कि वो जो भी, वो 2 लिखा है या 4 लिखा है, 10 लिखा है, वो उतना ही हमेशा रहेगा। ठीक है, वो तब तक रहेगा जब तक ये बैटरी में चार्ज है। डिस्चार्ज हो गया, वो विभवांतर खत्म हो गया, बैटरी काम करना बंद कर देती है ना, तो वो चीजें समझेंगे, वो क्या होता है, वो सारा चीजें आगे की क्लासों में पढ़ा है। बस हमें ये समझना था कि विभवांतर क्या होता है। विभव का अंतर, दो बिंदुओं के बीच अगर विभव का अंतर दिखता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। जैसे देखते हैं, ठीक है, अगर यानी अब अगर हम इसको लिखें तो देखिए क्या लिखते हैं, किसी भी परिपथ में, कोई परिपथ है, कोई परिपथ है यानी सर्किट है। अब ये सर्किट मान लीजिए जैसे इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया है, ठीक है, और यहां पे हमने मान लीजिए कोई भी बल्ब लगा दिया है, ठीक है, कोई भी हमने बल्ब लगा दिया सपोज करिए, अब ये जलेगा। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया ना तब, जिसकी वजह से करंट हमारा सप्लाई पूरा हो गया और वो हमारा चला गया। करंट के बारे में अभी पढ़ेंगे तब हम समझ जाएंगे, तो हमें बस विभवांतर समझना है। तो विभवांतर का मतलब क्या होता है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच अगर आवेश को हमें क्या करना है, प्रवाहित कराना है। ठीक है, तो जिसके वजह से, जिसके विरुद्ध हमें एक कार्य करना पड़ेगा, तो उन दोनों के बीच के, दोनों बिंदुओं के बीच को ही हम क्या कहेंगे, विभवांतर बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसको दूसरे पेन से लिखें तब ज्यादा समझ आएगा। तो देखिए क्या होगा विभवांतर, जैसे इस फिगर को अगर हम मिटा के अब देखें तो देखिए क्या होता है विभवांतर। विभवांतर का मतलब क्या हो गया कि किसी आवेश, किसी परिपथ में, क्या, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं, बिंदुओं के बीच, क्या, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश का,
आवेश को, यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं का, किनका, दो बिंदुओं का क्या कहलाता है, उन दो बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहते हैं। देखिए यहां देखिए एक छूट रहा है, के बीच ना, का नहीं, के बीच विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अब सही हो गया। तो देखिए कि मैंने कहा कि विभवांतर क्या है, किसी भी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, कि कहने का मतलब एक बिंदु यहां पे है और एक बिंदु यहां भी है, यहां से हम आवेश को यहां तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, क्यू आवेश को, तो यहां से यहां तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वही क्या कहलाएगा, इस दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। जैसे अगर विभव को हम दिखाते हैं V से, विभवांतर भी वही है, विभवों का अंतर है, तो मान लेते हैं V माइनस VB, ये ऐसा है। ठीक है, जैसे इसको दूसरे पेन से लिखें। ठीक है, तो अगर पॉइंट ए पे जो बिंदु ए पे जो विभवांतर है वो VA है, विभव जो पोटेंशियल है वो VA है, और बिंदु बी पे क्या है, VB है, तो V और A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, वो भी यही होगा, W/Q ही होगा। ठीक है, तो यहां से आपका विभवांतर का फॉर्मूला निकल के आ गया, VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q। जैसे हमने बैटरी में दिखाया था, अगर उनके बीच का विभवांतर एक पे, मान लीजिए अगर वहां पे 2 वोल्टेज लिखा था, इसका मतलब था कि किसी भी एक पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच का जो अंतर था वो 2 था, यानी हो सकता है कि पॉइंट ए पे हमारा 2 वोल्ट था तो पॉइंट बी पे 0 वोल्ट रहा होगा। ठीक है, या तो 1 था, सॉरी यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 1 वोल्ट रहा होगा, अगर यहाँ पे 4 वोल्ट था तो यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे 2 वोल्ट रहा होगा, तभी तो इनका डिफरेंस जो निकल के आ रहा है हर वक्त क्या आ रहा है, 2 ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर हम एक और इसका भी यूनिट वही रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, तो इसलिए पहले ही हम लोग बता दिए हैं यूनिट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। जैसे अगर हम समझते हैं कि क्या होता है विद्युत धारा, तो देखिए अगर कोई भी दो आवेशित चालक है, ठीक है, आवेशित चालक का मतलब होता है कि हो सकता है कि कोई धनावेश हो कोई ऋणावेश हो, ऐसा समझ लीजिए। तो ये कोई भी दो आवेशित चालक हैं, अगर हम उनको आपस में जोड़ देते हैं किसी भी चालक वायर से, तार से, अगर किसी तार से दो आवेशित चालकों को हम आपस में जोड़ देंगे, जब जोड़ते हैं तो क्या होता है कि होगा, एक में धनावेश ज्यादा होगा, ठीक है, और एक में धनावेश कम होगा, एक में ऋणावेश ज्यादा होगा और एक में ऋणावेश कम होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई एक आवेश है, यहां कोई एक आवेश A है और कोई एक आवेश B है, इसको हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है किसी चालक तार से।
ठीक है, ये दो आवेश हैं, एक आवेश ए है और एक आवेश बी है। अब मान लीजिए, सपोज करिए कि ये धनावेश है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये ऋणावेश है, निगेटिव है। तो अब एक चीज बताइए, अगर ये धनावेशित है यानी इसके अंदर किसकी संख्या ज्यादा है? प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? कम है। ये ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? कम होगी। ठीक उसी तरह अगर इधर बात करें, अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कम होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो ही जोड़ेंगे तो इनके बीच में कुछ डिफरेंसेज आएगा। डिफरेंसेज क्या मतलब है कि ये प्रोटॉन यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, और यहाँ पे कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो ही इन आवेशों को एक दूसरे से जोड़ेंगे तो जोड़ते ही क्या होगा? ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। और ट्रांसफर क्या होने का शुरू होगा? कहने का मतलब है कि कोई दो टंकी है, एक टंकी पूरी तरह भरी हुई और एक थोड़ी खाली है, आधी खाली है, मान लीजिए आधा ही भरा हुआ है। ठीक है, अब अगर उनको हम मेंटेन करना, अगर मान लीजिए अगर उनको हम पाइप से जोड़ते हैं तो पाइप से जो ही जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों का लेवल अचानक सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम हो जाता है और फिर एक दूसरे से इधर से उधर और चाहे इधर से उधर, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऐसा होना बंद हो जाता है जो ही लेवल हमारा बराबर हो जाता है। ठीक वैसा ही होगा कि इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा और इधर पॉजिटिव कम है तो ये इधर की तरफ से इधर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, अगर इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, तो ये इधर से इधर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन वाले समझिए कि इधर से इधर आ जाएंगे और इधर से इधर आ जाएंगे, और ये तब तक आते रहेंगे, तब तक आते रहेंगे जब तक इन दोनों में बैलेंस कंडीशन न आ जाए। क्या हो जाए? तब तक इनका ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि इनके बीच में क्या ना हो जाए? बैलेंस का कंडीशन ना आ जाए। कहने का मतलब है इसमें प्रोटॉन और इसमें प्रोटॉन बराबर ना हो जाए, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर। ये समझने का कॉन्सेप्ट है, समझाने का तरीका है। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि जब भी किसी भी आवेश को, दो आवेश को किसी चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें जो धनावेश होगा एक चालक से दूसरे चालक में जाना शुरू होगा, यानी उसके अपोजिट ऋणावेश एक चालक से दूसरे चालक में जाएगा, दूसरे चालक से एक चालक में आना शुरू होगा। और ये तब तक होगा जब तक दोनों में उनका धनावेश और ऋणावेश इक्वल ना हो जाए। ठीक है, अब इक्वल मान लीजिए हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, तब ये बहना बंद हो जाएगा और ये साम्यावस्था में आ जाएंगे। ठीक है, बैलेंस कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन अब क्या करते हैं, इसको देखिए दूसरे पेन से लिखें तब मजा आएगा। अब अगर देखें तो देखिए क्या होगा, यानी हमने कहा कि ये तब तक बहे जबकि जब तक ये दोनों एक दूसरे का जो विभव हो गया वो बराबर नहीं हो गया। अब यहां मैं विभव क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी आवेश को एक बिंदु से ले जाने में कोई किया गया कार्य तो होगा ना, चाहे यहां से यहां तक लाने में, इसलिए हम विभव कहते रहे। तो मान लीजिए इसका विभव v1 है और इसका विभव v2 है, v1 और v2 है और ये आपस में बराबर हो गए, यानी जो ही बराबर होंगे त्यों ही सभी आवेशों की संख्या बराबर हो जाएगी और इनका ट्रांसफर रुक जाएगा। लेकिन अगर हम किसी कंडीशन की वजह से अगर इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर जारी रख सके, मतलब ये मेंटेन रख सके कि हमेशा इनके बीच का विभव का में अंतर रहेगा, यानी विभवांतर रहेगा, अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच में अगर विभवांतर हम रख सके जिसकी वजह से आवेश का जो प्रवाह रहेगा वो एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में लगातार होता रहेगा, कंटिन्यूअसली होता रहेगा, और क्या रहेगा, हमारा एक धारा फ्लो होती रहेगी। इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, समझे? मतलब विद्युत धारा क्या है कि किसी भी आवेश के प्रवाह के विपरीत अगर कोई भी प्रवाह होगा, या यूं ही समझे जैसे हमारी पुरानी थ्योरी रही है कि हमारा इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल से प्रोटॉन निकल के निगेटिव टर्मिनल में आते हैं, तो उसी की धारा वही धारा की दिशा होती है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में हमारी धारा की दिशा होती है, या यूं ही कहें कि धारा यानी प्रोटॉनों की दिशा को ही हम धारा की दिशा कह देते हैं। ठीक है, ये समझने में आता है। ठीक है, तो ये हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्चुअली में प्रोटॉन हमारा नहीं फ्लो होता है,
केवल और केवल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ही जाते हैं और उन्हीं के जाने की वजह से ही धारा बहती है। तो अगर हम विद्युत धारा कहें, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर, दर का मतलब होता है कि किसी समय कोई आवेश एक जगह से दूसरे जगह गया है तो उसके प्रवाह के दर को ही, यानी समय में कितने समय में कितना आवेश एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो उसकी धारा क्या होगी ये हम पता कर लेते हैं। तो विद्युत धारा अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं सिंपली लैंग्वेज में, आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसको मिटा के फिर हम लिखते हैं। अब देखिए क्या है विद्युत धारा, क्या है। तो विद्युत धारा हमने कहा कि आवेश प्रवाह के दर को, ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी अगर इंग्लिश में लिख दें तो क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखिए ये हमने विद्युत धारा समझ लिया और एकदम डीपली हमें पढ़ने को मिलेगा क्या, क्लास 12th में हम आसानी से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में जितना है हमें उन्हीं बातों पे फोकस करना रहेगा। उसके बाद जो आगे की हायर स्टडी में जब हम चलेंगे तो और अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को हमें पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को हम दिखाते किससे हैं, आई से। किससे दिखाते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, आई से। कई जगह कैपिटल आई भी लिख दिया जाता है और कई जगह स्मॉल आई भी लिख दिया जाता है। तो अगर आप स्मॉल आई लिखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आई से। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। यानी हमने कहा कि आवेश प्रवाह की दर को, तो आवेश क्या होता है, Q होता है। ठीक है, और समय, दर समय यानी टाइम T। तो यहां से हमारा फॉर्मूला निकलता है I इक्वल टू Q बाई T। ठीक है, अगर हम यहां से इसका मात्रक निकालना चाहें तो हम इन्हीं फॉर्मूलों से ही मात्रक निकाल सकते हैं, याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या क्या करना है, आवेश Q है, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, क्या होता है, कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, और समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, क्या होता है, सेकेंड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऐसे C और ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, कूलाम पर सेकेंड, इसका एक मात्रक होता है। लेकिन अगर SI यूनिट में लिखा जाए, ठीक है, SI यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो अगर विद्युत धारा का पूछा जाए तो वो क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको AMP ऐसे डॉट में दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एम्पियर होता है। जैसे इसको और पेन से लिखा जाए, ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि I इक्वल टू क्या होता है। यानी अगर हिंदी में अगर फॉर्मूला कोई पूछे तो विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटे समय होता है, यानी I इक्वल टू Q बाई T, जिसको अगर Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और T का मात्रक सेकेंड यानी C बाई सेकेंड या कूलाम पर सेकेंड, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर। और इसको आप AMP ना लिख के आप बस कैपिटल M लिखिए तो ज्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है, ये एम्पियर हो जाएगा, ये इसका SI यूनिट है। तो I का अगर इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट पूछे तो क्या है, एम्पियर है, एम्पियर है। अब कई बार पूछा जाता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है। बहुत कैसी राशि का मतलब होता है कि सदिश राशि है कि अदिश राशि है। ठीक है, तो सदिश और अदिश क्या। अब आप कहेंगे कि सर इसमें विद्युत धारा की दिशा है, तो विद्युत धारा की दिशा तो है ना। हम जैसे कहते हैं कि क्या कहते हैं कि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचते हैं
तो उनके अपोजिट हमारी विद्युत धारा फ्लो होती है, यानी धनावेशों के फ्लो होने की दिशा में ही हमारा विद्युत धारा की दिशा होती है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ऋणावेश हमारा ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, यानी कहने का मतलब अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, अगर यहाँ ए से बी की तरफ हमारे कौन जा रहे हैं, ऋणावेश जा रहे हैं, तो बी से ए की तरफ कौन जाएंगे, धनावेश जाएंगे, और यानी यहां से ए से बी की तरफ भी हमारी इलेक्ट्रिक करंट की दिशा होगी। ठीक है, तो यहां पे आप दिशा है, ठीक है, आप कहेंगे दिशा भी तो दिख रही है, लेकिन एक्चुअली में विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, अदिश राशि माना जाता है। ठीक है, जब हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो हम इसी विद्युत धारा की को क्या कहेंगे कि ये कैसी क्वांटिटी है, तो यह एक नया शब्द हमें देखने को मिलता है। क्या शब्द, टेंसर क्वांटिटी। क्या देखने को मिलता है, टेंसर क्वांटिटी देखने को मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल आप पढ़े रहिए कि विद्युत धारा जो होती है वो कैसी राशि है, यह अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। लेकिन जब आप अगली क्लासेस में हायर स्टडी करेंगे तो इसी अदिश राशि की जगह हम क्या कहेंगे, टेंसर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, टेंसर राशि बोल सकते हैं हिंदी में, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी कहेंगे, ये ई है। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आता है कि विद्युत धारा राशि है, सदिश राशि अदिश राशि दोनों, दोनों नहीं, कोई भी नहीं, ऐसा पूछ दे तो आप सदिश राशि पे 9 लगा के क्या लगाएंगे, अदिश राशि पे ऐसे टिक कर देंगे और आपका सही हो जाएगा। लेकिन जब हम हायर स्टडी में जाते हैं तो वहीं इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को हम टेंसर क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है कि ऐसी राशियां जो न की सदिश हो न ही अदिश हो, उनको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से डीपली हम पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, वो हमारा बेसिक टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो उसको हम जहां पढ़ना है वहीं पढ़ते हैं। ये हमारा रहा विद्युत, क्या, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और भी क्वांटिटी है कि 1 एम्पियर में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से, फिर हम वो चीजें, इनके बीच का रिलेशन भी पढ़ सकते हैं, फिर हमें पढ़ेंगे क्यू और ए के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एक चीज और हम देख लेते हैं, इस एम्पियर का छोटी यूनिट क्या हो सकती है। तो अगर कई बार आपसे पूछा जाता है कि 1 मिली एम्पियर क्या है, अगर 1 मिली एम्पियर होता है कितने के एम्पियर के बराबर, 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर। और एक ये भी लिख लीजिएगा, 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। ये भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फटाक से जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, तो जो हमने लिखा था I इज इक्वल टू क्या, Q/T लिखा था, तो यहीं से अगर आपसे पूछे 1 एम्पियर किसे कहेंगे, ठीक है, 1 एम्पियर अगर आपसे पूछे 1 एम्पियर कहेंगे किसे, 1 एम्पियर किसे कहेंगे, तो देखिए अगर किसी भी परिपथ में अगर 1 कूलाम का आवेश को फ्लो होने में टाइम लग रहा है 1 सेकेंड का, कितने सेकेंड का, 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है, या यूं ही कहें कि 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में अगर किसी परिपथ में 1 कूलाम का आवेश, 1 कूलाम का आवेश अगर प्रवाहित होता है, अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो, तो उस परिपथ की जो धारा होगी वो 1 एम्पियर की होगी। तो उस परिपथ की धारा धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है, 1 एम्पियर की
होगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल हमने इस फॉर्मूले से हमने डिफिनीशन निकाल लिया, लेकिन एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन भी है कि एम्पियर का डिफिनीशन पूछा जाता है कि एम्पियर का डिफिनीशन क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम अभी पढ़ेंगे, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम उस एम्पियर का डिफिनीशन भी हम देख लेते हैं क्या होता है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब अगर हम एम्पियर की परिभाषा देख लें, क्या देख लें, एम्पियर की अगर हम डिफिनीशन देखें, एम्पियर का डिफिनीशन अगर देख लें कि एम्पियर का डिफिनीशन क्या होता है। देखिए, तो अगर किसी भी दो समांतर धारावाही चालक का बीच जो बल लगेगा, चालक के बीच बल जो लगेगा वो क्या होता है, फार्मूला बीच बल, वो हम फार्मूला जानते हैं, F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 इंटू L अपान 2 पाई R। फॉर्मूला ये जो आ रहा है ये हमें 12th के इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में हमें देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो बस आप इसको समझ लीजिए। अगर हम देखें तो यहाँ म्यू नॉट अपान 2 पाई जो है वो हमारा क्या है, एक तरह का कांस्टेंट है। ठीक है, और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, तो इसको हम दूसरे पेन से लिख दें। ठीक है, देखो म्यू नॉट को हम क्या कहते हैं, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये हमारे जानने का विषय नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये कांस्टेंट है, तो हमारा फॉर्मूला, और साथ में अगर I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए। ठीक है, ये 1 एम्पियर हो जाए। ठीक है, और L1 इज इक्वल टू 1 मीटर हो जाए। ठीक है, और देखते हैं क्या हो। ठीक है, और जो R है वो भी हमारा यूनिट हो जाए, 1 मीटर हो जाए। ठीक है, यानी वो R क्या है, रेडियस है, वो जो चालक तार का जो है रेडियस वो 1 मीटर हो जाए। तो हमारा फॉर्मूला क्या बचेगा, तो देखिए फॉर्मूला क्या बचेगा, फॉर्मूला बचेगा, इसको हम यहां ऊपर लिखते हैं। तो इस कंडीशन पे हम क्या लिख सकते हैं, इन सभी कंडीशन के हिसाब से हम F/L इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक है, ये हमारा निकल के आता है। तो इस हिसाब से ही हमें एम्पियर की परिभाषा दी जाती है। एम्पियर क्या होता है कि किसी भी अगर दो धारावाही चालक हैं, अगर वो दोनों धारावाही चालक के बीच की दूरी अगर 1 मीटर हर जगह है, ये या यूं कहें कि अगर कोई भी धारावाही चालक अनंत लंबाई के हैं और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, यानी वे समांतर रखे गए हैं, तो उनके पर मीटर में अगर लगने वाला जो फोर्स है वो अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन है, तो धारा बह रही होगी उन दोनों तारों में, वो धारा क्या होगी, 1 एम्पियर के बराबर होगी। ठीक है, वो किसके बराबर होगी, 1 एम्पियर के बराबर होगी। उसी को हम एम्पियर का डिफिनीशन करते हैं। तो एम्पियर का डिफिनीशन अगर कोई पूछे तो आप ये कह सकते हैं, किसी भी दो धारावाही समांतर चालकों जिनके बीच की दूरी अगर 1 मीटर है, यानी वो समांतर है और अनंत लंबाई के हैं, यानी अनंत लंबाई के दो समांतर रखे गए धारावाही चालक जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, अगर उन चालकों के बीच पर यूनिट लंबाई में जो लगने वाला फोर्स है अगर वो 2 × 10⁻⁷ मीटर हो, तो उनमें जो धारा फ्लो हो रही होगी वो 1 एम्पियर की होगी। आप इसको नोट कर लिए होंगे, यानी अगर हम यहां से एम्पियर का डिफिनीशन भी लिख दें क्योंकि कंफ्यूजन ना आए, तो क्या होगा, 1 एम्पियर का डिफिनीशन हम यहां नीचे लिख देते हैं। क्या होता है कि 1 एम्पियर वह धारा है, वह धारा है जो अनंत लंबाई के दो समांतर चालकों के प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न
करता है। ठीक है, ये 1 एम्पियर का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा देते हैं। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचता है इस पार्ट 1 में, क्या वो है हमारा चालक। ठीक है, चालक, जिसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। दूसरा अचालक, जिसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। और तीसरा है अर्धचालक, जिसको हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। ठीक है, अब इसके बारे में हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली, विद्युत धारा पढ़ लिया, तो अब हम इनके बारे में भी देख लेते हैं कि चालक, अचालक, अर्धचालक क्या है। तो चालक का मतलब क्या होता है कि वे पदार्थ जिनमें हमारा आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाए, आवेश का प्रवाह सरलता से हो जाए, यानी चालक जिनमें आवेश सरलता से क्या हो, प्रवाहित हो, सरलता से प्रवाहित हो। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जिनमें आवेश सरलता से प्रवाहित हो जाते हैं उन्हीं को हम चालक कहते हैं। अब जितने भी मेटल होते हैं वो सभी चालक होते हैं। अब कैसे, तो जितने भी मेटल होते हैं वो एलिमेंट्स, हमारे जितने भी मेटल होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, या वे पदार्थ जो फ्री इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रखते हैं अपने पास, उनमें उन्हीं को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। क्योंकि जिनमें ज्यादा जितनी फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतनी ही उसमें आसानी से विद्युत धारा फ्लो हो सकेगी। तो जितने भी मेटल हमारे होते हैं वो सभी चालक होते हैं। जैसे हमारा जो भी कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सभी हमारे क्या हैं, हमारे कंडक्टर यानी चालक हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए कि विद्युत का प्रवाह सबसे अच्छा किसमें होता है, तो वो हमारा सिल्वर में ज्यादा होता है, सिल्वर के बाद कॉपर, फिर एल्युमिनियम में होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर चालक में कहें तो हमारा ह्यूमन बॉडी, जो हमारा मानव शरीर है, वो भी एक तरह का चालक होता है। उसके अलावा अगर बात करें तो जो हमारा वाटर होता है, लेकिन वाटर नहीं, अगर शुद्ध जल की बात करेगी तो वो अचालक है। लेकिन अगर उसी वाटर में, जल में अगर कोई हम सल्यूट डाल देते हैं जिसकी वजह से वो कुछ अलग तरीके का, यानी हम कह सकते हैं इम्प्योर वाटर हो जाता है, तो वो इम्प्योर वाटर भी चालक की तरह बिहेव करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो जितने भी चालक होते हैं उनमें केवल और केवल जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने की वजह से उसमें धारा फ्लो होती है। लेकिन अगर बात करें गैसों में और जल में, तो जल में और गैसों में धनावेश और ऋणावेश दोनों के प्रवाहित होने से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, विद्युत धारा फ्लो होगी। तो अगर मेटल में पूछा जाए तो मेटल में केवल और केवल धारा हमारा इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के होने से होती है। लेकिन उनमें, उनके अलावा जो भी जलीय विलयन होते हैं, यानी लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, एवं जो गैस होते हैं, यानी द्रव और गैस दोनों में हमारा धनावेश और ऋणावेश के दोनों के प्रवाहित होने की वजह से हमारा विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, जब हम बैटरी पढ़ेंगे अगले पार्ट जब लेके हम आएंगे सेक्शन, इसका अगला पार्ट, तब उसमें हमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो चालक आप समझ गए, जिनमें आवेश सरलता से प्रवाहित हो जाते हैं उन्हीं को हम चालक कहते हैं। ठीक इसी के अपोजिट हम अचालक किसे कहेंगे, जिनमें हमारा जो आवेश है वो आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाते हैं, उन्हीं को हम चालक कहते हैं। अगर चालक की बात करें तो अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनका जो मेटल से छोटे साइज के होते हैं। जितनी ज्यादा छोटी साइज उतना ही उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा बड़ा। ठीक है,
और वो हमारा, या यूं ही कहें, सिंपल भाषा में यूं कहें, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होगी। जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होगी वो क्या होंगे, हमारे अचालक होंगे। यानी उनमें जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होंगे, जिसको उसमें धारा बहेगी नहीं, और वे क्या कहलाएंगे, अचालक कहलाएंगे। जैसे हमारा लकड़ी हो गया, कांच हो गया, रबड़ हो गया, ये सभी क्या होते हैं, हमारे अचालक होते हैं। अभी आपके माइंड में होगा, सर जी आप तो कांच कह रहे थे कि उसमें हमारा धनावेश हो गया, ठीक है, धनावेश कैसे, तो हमने उसको रगड़ा था ना, तब जाके धनावेशित हुआ था या ऋणावेशित, जो भी कुछ हुआ था। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो आवेश होंगे उनमें ट्रांसफर तभी होगा जब उसमें हम डिस्टर्बेंस कोई करते हैं। अनदर वो ऐसे ही न्यूट्रल रहते हैं, कोई भी एटम न्यूट्रल रहता है, लेकिन जब भी हम छेड़छाड़ करते हैं तभी आवेशों का प्रवाह एक दूसरे में होना शुरू होता है। ठीक है, तो इसलिए कांच जो है वो नॉर्मल कंडीशन में क्या है, इंसुलेटर है। रबर हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी क्या है, हमारे इंसुलेटर यानी अचालक हैं। अब आता है कि अर्धचालक किसे कहते हैं, तो यूं ही समझिए, अर्धचालक यानी आधा चालक है। आधा चालक है यानी ये कह सकते हैं जिसकी चालकता चालक से कम परंतु अचालक से ज्यादा होती है, या हम यूं कहें जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक से कम और अचालक से ज्यादा होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक। और इसमें केवल कुल मुख्य सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, बिस्मथ, ये जो 3 और 4 एलिमेंट्स हैं यही हमारे अर्धचालक होते हैं। यानी अर्धचालक कैसे बनाए जाते हैं, तो इसमें अगर हम कुछ इंप्योरिटीज मिला देते हैं जिसकी वजह से वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, और ये भी हमारा पूरी अच्छी तरीके से पीएफबी, एन टाइप, पी टाइप, ये सभी जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। जब हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे तब उस वाले चैप्टर में हम पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो बस हम धारा प्रवाह के या आवेश प्रवाह की दृष्टि से हम पदार्थों को 3 भागों में बांटते हैं, चालक जिनमें आवेश सरलता से प्रवाहित हो जाए, अचालक जिनमें आवेश सरलता से नहीं प्रवाहित होते या प्रवाहित नहीं होते हैं, प्रवाहित नहीं होते हो। और अर्धचालक किसे कहते हैं, जैसे इसका एग्जांपल हमने बता दिया था, क्या हमने, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम इत्यादि। इसमें हमने बता दिया क्या, कांच, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ठीक है, इत्यादि। इसमें आप मानव शरीर भी लिख सकते हैं, मानव शरीर, हमारा मानव जो शरीर है वो भी हमारा एक तरह का चालक की तरह बिहेव करता है। उसके अलावा जलीय विलयन जितने होंगे, जो भी गैसेज होती हैं वो भी एक तरह का इलेक्ट्रिक कंडक्टर होती हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब होता है जिसमें जिसकी चालकता चालकता चालक से कम परंतु अचालक से ज्यादा, ठीक है, हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, इत्यादि, ये हमारे क्या है, अर्धचालक हैं। ठीक है, तो आप चालक और अचालक, अर्धचालक आप पूरी तरह अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होगी। अगली क्लास जो रहेगी उसमें हम इस चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, जैसे उसमें क्या हो, ओम्स लॉ हो गया, उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो गए, वो सभी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओम्स लॉ, प्रतिरोध, ये सभी चीजें हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो ये क्लास लंबी हो चुकी है, उसके लिए हम दूसरा पार्ट लाएंगे जो कि अगले दिन हमारा प्रेजेंट होगा, वो रहेगा इस इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इस वीडियो से अगर आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो ने कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, इस तरह से हम मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।